नमस्कार। आज हम संविधान की एक ऐसी छुपी हुई ताकत के बारे में बात करेंगे जो कहीं लिखी तो नहीं है, पर शायद हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की। नमस्कार। और आज हम सिर्फ कानून की बात नहीं करेंगे, हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है भारतीय लोकतंत्र की दो सबसे बड़ी ताकतों, संसद और सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच की एक रस्साकशी की। कहानी का जो सेंट्रल सवाल है वो ये है कि क्या संसद के पास संविधान को पूरी तरह से बदलने की ताकत है, या फिर कोई लक्ष्मण रेखा है जिसे वो पार नहीं कर सकती। और यही सवाल मतलब इस पूरी चर्चा का दिल है। ये बेसिकली संसद की संशोधन की शक्ति जो आर्टिकल 368 में है, और न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के बीच एक संतुलन बनाने की कहानी है। और मजे की बात यह है कि ये सिद्धांत अदालतों ने खुद बनाया, ये संविधान की किताब में कहीं नहीं मिलता। तो फिर ये टकराव शुरू कहाँ से हुआ? मतलब आजादी के ठीक बाद तो सब एक ही दिशा में सोच रहे होंगे देश को बनाने की, फिर ये दो बड़ी संस्थाएं आमने सामने कैसे आ गईं? देखिए, शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में पहले तो कोर्ट ने संसद को पूरी आजादी दी। 1951 में जो शंकरी प्रसाद केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संसद के पास आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कोई भी बदलाव करने की असीमित शक्ति है, यहाँ तक कि वो मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि संविधान बनाने वालों ने मौलिक अधिकारों को इतना महत्वपूर्ण बनाया और आजादी के बस 4 साल बाद ही कोर्ट कह रहा है कि संसद उन्हें छीन सकती है? उस समय का संदर्भ थोड़ा अलग था। देश नया नया आजाद हुआ था और सरकार जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े सामाजिक आर्थिक सुधार लाना चाहती थी। अच्छा। और संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जो इन सुधारों के आड़े आ रहा था। तो शायद कोर्ट ने उस वक्त सोचा कि देश के विकास के लिए संसद को ज्यादा शक्ति देना जरूरी है। ठीक है। यही बात फिर 1965 के सज्जन सिंह केस में भी दोहराई गई। लेकिन फिर कुछ बदला, जाहिर है। बहुत कुछ बदला। 1967 में गोलकनाथ केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त यू टर्न ले लिया जी। 11 जजों की बेंच ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया और कहा संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती, वो संविधान का एक पवित्र हिस्सा है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो ये संसद की शक्ति पर पहली सीधी और बड़ी रोक थी। बिल्कुल, इसने एक तरह से संवैधानिक भूचाल ला दिया था। तो एक तरफ कोर्ट ने संसद के हाथ बांध दिए और दूसरी तरफ सरकार बड़े बदलाव लाना चाहती थी। ये तो टकराव होना तय था। संसद ने इस लक्ष्मण रेखा को कैसे तोड़ा? उन्होंने इसे तोड़ा नहीं, मिटाने की कोशिश की। और ये सिर्फ एक कानूनी जवाब नहीं था, ये एक राजनीतिक ऐलान था। उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना चाहती थी, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म करना। गोलकनाथ का फैसला उनके रास्ते में एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा था, तो उन्होंने संशोधनों के हथौड़े से उस दीवार को गिराने की कोशिश की। और ये कौन से संशोधन थे? एक के बाद एक 3 बड़े संशोधन आए। सबसे पहले 24वां संशोधन 1971 में, जिसने साफ कर दिया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। मतलब गोलकनाथ के फैसले को सीधा सीधा पलट दिया। बिल्कुल। फिर आया 25वां संशोधन, जिसने संपत्ति के अधिकार को और कमजोर किया। और फिर 29वां संशोधन, जिसके जरिए कुछ भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ये 9वीं अनुसूची क्या है? इसका जिक्र बार बार आता है। 9वीं अनुसूची को आप संविधान का एक जादुई बक्सा समझ सकते हैं। उस समय ये माना जाता था कि सरकार जिस भी कानून को इस बक्से में डाल देगी, उस पर अदालतों की नजर नहीं पड़ेगी। वो कानून न्यायिक समीक्षा से इम्यून हो जाता था। अच्छा, तो सरकारें इसका इस्तेमाल अपने विवादास्पद कानूनों को बचाने के लिए कर रही थी? बिल्कुल। तो अब लड़ाई खुलकर सामने थी। संसद कह रही थी हम सर्वोच्च हैं, और सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा के लिए खड़ा था। तो अब स्थिति ये थी कि संसद कह रही है हम कुछ भी बदल सकते हैं, और कोर्ट पहले ही कह चुका था अब मौलिक अधिकार नहीं छू सकते। ये तो एक डेडलॉक हो गया। इस गांठ को फिर सुलझाया कैसे गया? यहीं पर केशवानंद भारती केस की एंट्री होती है ना? बिल्कुल। केशवानंद भारती केस 1973। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र के भविष्य का फैसला था। अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की। 13 जज? हाँ, और 68 दिनों तक सुनवाई चली। और मजे की बात यह है कि केशवानंद भारती, जिनके नाम पर यह ऐतिहासिक फैसला है, वो तो असल में केरल के एक मठ के महंत थे। अरे वाह। उनका मामला तो अपनी जमीन से जुड़ा था।
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका केस भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय कर देगा। तो कोर्ट ने फैसला क्या दिया? इस डेडलॉक को तोड़ा कैसे? कोर्ट ने एक शानदार संतुलन बनाया, एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे संसद का सम्मान भी रह गया और संविधान की आत्मा भी सुरक्षित रही। कैसे? कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, उसे पूरा अधिकार है, लेकिन वो संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। अच्छा, तो मतलब आप घर की मरम्मत कर सकते हैं, दीवारों का रंग बदल सकते हैं, पर आप घर की नींव नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल सही समझे, यही इसका सार है। ये बुनियादी ढांचा या नींव है क्या? क्या कोर्ट ने इसकी कोई लिस्ट दी कि इसमें क्या क्या आता है? नहीं, और शायद यही इस फैसले की सबसे बड़ी खूबी है। कोर्ट ने कोई फिक्स लिस्ट नहीं दी ताकि ये सिद्धांत समय के साथ विकसित हो सके। अच्छा। लेकिन कुछ उदाहरण जरूर दिए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता यानी कानून का राज सबसे ऊपर है, लोकतंत्र और गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता और शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा मतलब संसद, सरकार और अदालतें तीनों अपनी अपनी सीमा में रहें। बिल्कुल, कोई सुपरबॉस बनने की कोशिश ना करे। ये वो खंबे हैं जिन पर लोकतंत्र की छत टिकी है। तो इस फैसले ने संसद को शक्ति तो दी, लेकिन असीमित नहीं, सीमित शक्ति। लेकिन इस सिद्धांत की असली परीक्षा तो होनी बाकी थी। इमरजेंसी के दौर में इस पर सबसे बड़ा हमला हुआ। हाँ, वो इस सिद्धांत के लिए अग्नि परीक्षा थी। 1975 में इमरजेंसी लगी और उसके दौरान सरकार 42nd संशोधन लेकर आई, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जी, उसमें साफ साफ लिख दिया गया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित है और उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये केशवानंद भारती फैसले पर एक सीधा और खुला हमला था। तो क्या ये सिद्धांत खत्म हो गया? कुछ समय के लिए ऐसा ही लगा, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मोर्चा संभाला। और इस बार कोर्ट ने 42nd संशोधन के उन हिस्सों को रद्द कर दिया और एक बहुत शक्तिशाली तर्क दिया। क्या तर्क था? कोर्ट ने कहा, संसद की सीमित संशोधन शक्ति खुद संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वाह, ये तो बहुत गहरा है ना? इसका मतलब ये है कि संसद अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को असीमित शक्ति नहीं दे सकती। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से अपनी औकात से ज्यादा पैसे निकाल लें। सही बात है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का संतुलन भी बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। इस फैसले ने इस सिद्धांत को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। तो मिनर्वा मिल्स के बाद ये सिद्धांत स्थापित हो गया, लेकिन वो जादुई बक्से यानी 9वीं अनुसूची का क्या हुआ? क्या सरकारें अब भी उसका इस्तेमाल कर रही थी? हाँ, उसका इस्तेमाल जारी था। इस आखिरी पहेली को सुलझाया गया IR कोएलो केस में 2007 में। काफी बाद में। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब 9वीं अनुसूची कोई सुरक्षा कवच नहीं है। अगर 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती के फैसले का दिन ला गया है और वो बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है, तो अदालत उसे भी रद्द कर सकती है। इस फैसले ने उस जादुई बक्से का ताला हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जैसे आपने कहा कि कोर्ट ने बुनियादी ढांचे की कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी, जी, तो क्या इससे एक अनिश्चितता नहीं पैदा होती? मतलब वो कल को कोई भी जज कह सकता है कि मेरे हिसाब से ये भी बुनियादी ढांचा है। क्या यह न्यायपालिका को बहुत ज्यादा ताकत नहीं दे देता? ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पर आज भी बहस होती है। इसके आलोचक कहते हैं कि ये जजों द्वारा बनाया गया कानून है और इससे शक्ति का संतुलन न्यायपालिका की तरफ झुक जाता है। लेकिन इसके समर्थकों का तर्क है कि ये एक जरूरी सेफ्टी वॉल्व है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक सुरक्षा कवच है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा बहुमत क्यों ना हो, संविधान की आत्मा को नष्ट ना कर सके। ये संसद को तानाशाही में बदलने से रोकता है। बिल्कुल। तो शंकरी प्रसाद से लेकर IR कोएलो तक ये बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की पूरी यात्रा थी। ये सिर्फ कानूनी केसों की लिस्ट नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि हमारा संविधान कैसे सांस लेता है, कैसे समय के साथ खुद को मजबूत बनाता है। बिल्कुल सही। और यही संतुलन भारत के संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है, जहां बदलाव की गुंजाइश भी है और कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो हमेशा के लिए हैं, जिनकी सुरक्षा जरूरी है। ये परिवर्तन और स्थिरता के बीच का एक खूबसूरत संतुलन है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, सोचने के लिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सेफ्टी वाल्व नहीं बनाया होता, तो क्या आज भारत का संविधान और लोकतंत्र वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं?